नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अंश स्टडी डोर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने तो स्वर और व्यंजन को पढ़ लिया है, लेकिन अगर हम वर्णों को बोलते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि वर्णों का उच्चारण स्थान किस वर्ण को कहाँ से बोलते हैं। तो चलिए आज हम यही देखते हैं अपने इस कक्षा में, वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण अवस्था में जीभ मुख के जिस अंग का स्पर्श करती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के 10 भेद होते हैं। जब हमारी जीभ बोलते समय हमारे मुख के जिस अंग को स्पर्श कर देती है वही क्या होता है, वही अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाता है। और इस तरह से उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के कुल 10 भेद होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है दोस्तों कंठ। कंठ मतलब गला। जब हमारा आवाज हमारी निकलती है और वह गले से होके आती है कंठ, तो उस वर्ण को हम कंठ वर्ण करते हैं। इस वर्ण के अंतर्गत आते हैं अ, आ, अह, क, ख, ग, घ, अंग। मतलब क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, अंग के। उसके बाद स्वर में है अ, आ, अह। इसके बाद फिर दूसरा नंबर आता है तालव्य का। तालव्य मतलब तालु से स्पर्श होने वाले जो वर्ण हैं वो तालव्य वर्ण कहलाते हैं, जिसमें हमारा पूरा च वर्ग आ जाता है। च वर्ग के बाद ई और य और श। इसके बाद फिर है तीसरा है मूर्धन्य। मूर्धा जो हमारी तालु और दांत के बीच का भाग होता है वह होता है मूर्धा। तो मूर्धा से स्पर्श होने वाले वर्ण जो होते हैं वो मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ट वर्ग के सारे वर्ण आते हैं ट, ठ, ड, ढ, अड़। और उसके बाद ड और ट वर्ग के ही अंतर्गत गिनने वाले ड, ढ जो 2 उच्च व्यंजन है वो भी आते हैं। उसके बाद र, श और री, ये सारे वर्ण क्या है, मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद फिर चौथा है दंत वर्ण। दंत वर्ण अर्थात हमारी दांतों को जब स्पर्श करती है हमारी जिह्वा तो वह वर्ण दंत वर्ण होता है। तो त वर्ग के सारे वर्ण जो कि हमें बोलते समय दांत को स्पर्श करती है हमारी जिह्वा, तो त, थ, द, ध, न। उसके बाद ल और श, ये सभी दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ओष्ठ है। ओष्ठ मतलब जो ओठों की सहारा से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं वो ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। इसमें उ, उसके बाद प वर्ग के सारे वर्ण आते हैं। प वर्ग के सारे वर्ण आते हैं। इसके बाद फिर है कंठ और तालव्य। मतलब ए ऐसा वर्ण है जो कि कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। अर्थात हमारी जो जीवा है वह कंठ और तालु दोनों जगह को छूते हुए स्पर्श करती है। तो ए को हम कंठ तालव्य वर्ण बोलते हैं। इसके बाद फिर है दंतोष्ठ। उसी तरह से हमारा जो व और फ, ये 2 वर्ण हैं, ये इसको बोलते समय हमें दांत और ओष्ठ दोनों को स्पर्श करती है हमारी जीवा, तो यह दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद फिर है ओ औ जो कि कंठोष्ठ कहलाती है। अर्थात हमारे गले से होते हुए ओठ को की सहारा से हम इसको बोलते हैं, तो यह कंठोष्ठ कहलाती है। इसके बाद फिर है नासिक्य।
नासिक के मतलब नाक से बोली जाने वाली सारी ध्वनियाँ। तो इसके अंतर्गत सारे पंचमाक्षर आते हैं। पंचमाक्षर च मतलब पांचवा वर्ण आता है हर वर्ग का, सभी वर्ग का पांचवा वर्ण। अंग, इय, ळ, न, म, उसके बाद अंग को भी हम नासिका से उच्चारित करते हैं। इसके बाद फिर 10वां नंबर है स्वर यंत्र से। हमारी गले से जहाँ से आवाज़ आती है वहाँ से आती है आवाज़, वो है ह और आ। आ मतलब ये है जो अंग्रेजी का आपका होता है ओ वर्ण। अंग्रेजी के ओ का उच्चारण हम हिंदी में जब आ की तरह करते हैं तब वह होता है। तो यह इसका हम उच्चारण करते हैं स्वर यंत्र से। फिर इसके बाद वर्णों के उच्चारण का दूसरा आधार है श्वास वायु के आधार पर। अभी तक तो हमने जिह्वा के स्पर्श के आधार पर वर्णों का भेद जाना। अब दूसरा आधार क्या है? श्वास वायु के आधार पर, जिसमें यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो ये है इसके, चलिए देखते हैं अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अल्प प्राण में आते हैं हमारे जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से श्वास वायु की कम मात्रा निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण करते हैं। अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अर्थात जब जिन व्यंजनों को बोलने में हमारे मुख से श्वास वायु की बहुत थोड़ी मात्रा निकलती है तो वह अल्प प्राण कहलाता है। और इसमें आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण। तो यह क्या हो गया? इसका एक शॉर्टकट नियम हो गया कि 1, 3, 5 और अंतस्थ, अर्थात अंतस्थ मतलब 135 अंतस्थ। इसे हम याद कर सकते हैं अल्प प्राण को। तो चलिए देखते हैं अल्प प्राण में कौन कौन से 3-3 वर्ण वाले आते हैं। तो इसमें है, देखिए, क वर्ग का आता है क, ग, अंग। च वर्ग का च, ज, य। क्या है इसका सूत्र? 135 अंतस्थ। ट, ड और ड़, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। ये हो गए हमारे अल्प प्राण, अर्थात कम वायु निकलती है, इसको बोलने में हमें कम मेहनत लगाना पड़ता है। इसके बाद फिर दूसरा है महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है। मतलब अभी तक तो क्या था? अल्प प्राण में थोड़ा निकलता है, लेकिन महाप्राण में अधिक वायु निकलती है। जब अधिक वायु निकलती है तो क्या होता है? यह महाप्राण कहलाता है। और इसके अंतर्गत आता है दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण। तो इसका सूत्र क्या हो गया? 24 ऊष्म। यह इसका सूत्र हो गया याद करने का ट्रिक। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? दूसरा, चौथा मतलब ख, घ, छ, ज। दूसरा च वर्ग का छ, ज और क वर्ग का ख, घ। ट वर्ग का आता है ट, ढ और ड़, थ, ध। इसके बाद फिर आता है फ, भ। फिर आता है ऊष्म में आते हैं आपके स, स और ह।
फिर आते हैं हम तीसरे आधार स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन के भेद। स्वर तंत्रियों के आधार पर अर्थात हमारी जो आवाज़ आती है वह गले से कहाँ से निकलती है, किस स्थान से रगड़ खाती है, इस आधार पर। तो यह भी दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है सघोष और दूसरा होता है अघोष। यहाँ पे सघोष का मतलब होता है आवाज़, और तो सघोष मतलब आवाज़ के साथ कौन से वर्ड निकलते हैं मुंह से हमारे बाहर, और कौन से अघोष मतलब बिना आवाज़ के निकलते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्या है, सघोष। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा स्वर तंत्रियों से टकराती हुई बाहर आती है, अर्थात जब वह टकराती हुई आएगी तो वह आवाज़ करेगी, तो वही सघोष हो गया। और टकराते हुए आती है और घर्षण पैदा होता है, वे सघोष कहलाते हैं। मतलब टकराते हुए आने के बाद उसमें घर्षण भी होता है, आवाज़ होता है, तो वह सघोष हो गई। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आता है तथा य, र, ल, व और उष्म का ह वर्ण आ जाता है। ये है, इसमें आते हैं सारे स्वर आ जाते हैं आपके। सघोष में सारे स्वर आ जाते हैं। और व्यंजन के में भी क्या आते हैं, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, अर्थात 345। और आपके आ गए अंतस्थ, उसके बाद फिर ह। ये आपका सूत्र हो गया ट्रिक व्यंजन को याद करने का। तो इसमें क वर्ग के आते हैं ग, घ, अंग। च वर्ग में आते हैं ज, झ, ञ। ट वर्ग में आते हैं ड, ढ, अड़ा। और ये रिपीट हो गया है। इसके बाद त वर्ग में आते हैं द, ध, न। प वर्ग का ब, भ, म और य, र, ल, व और उष्म का ह भी इसमें आ जाता है आपके सघोष व्यंजन के अंतर्गत। तो इसका दूसरा भेद है क्या, अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन में क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों को बोलते समय वायु जो है वह स्वर तंत्रियों से रगड़ न खाए और उसमें घर्षण ना हो, शांति से वो बाहर आ जाए बिना किसी भाग को स्पर्श किए। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है, उष्म का स, श, तीनों प्रकार के श आ जाते हैं। तो इसको देखते हैं। इसमें क वर्ग का क और ख आता है, च वर्ग का च और छ आता है, ट वर्ग का ट और ड आता है, त वर्ग का त और थ आता है, प वर्ग का प, फ तथा उष्म के तीनों प्रकार के स आते हैं। इसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं 12। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं ट्रिक याद करने का।
हमारे जो जीवा के आधार पर है ये तो आप याद कर सकते हैं रट के, लेकिन जो ये अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष हैं ये थोड़े कन्फ्यूजन वाले हैं। तो इसको याद करने का हम एक ट्रिक देख लेते हैं, कुछ तो मदद मिल ही जाएगी। तो अल्प प्राण, अल्प प्राण में को याद करने के लिए हमारा ट्रिक है 135 अंतस्थ। अंतस्थ के अंतर्गत य र ल व आते हैं। इसी तरह से महाप्राण को याद करने का हमारा ट्रिक है 24 ऊष्म, अर्थात अल्प प्राण का है 135 अंतस्थ और महाप्राण का है 24 ऊष्म। इसके बाद फिर स्वतंत्रियों के आधार पर जो सघोष है, सघोष, सघोष में स से क्या होते हैं, स से स्वर भी आते हैं। सघोष में सारे स्वर भी आ जाते हैं और स्वरों के साथ साथ हम इसको याद करते हैं 345, 345। उसके बाद फिर अंतस्थ के व उष्म का ह होता है, तो इस वर्ड को हम लिख कर याद कर लेते हैं य र ल व और ह। 345 य र ल व ह। इसके बाद फिर अघोष को कैसे याद करते हैं। अघोष में आपके होते हैं कौन कौन से वर्ड, पहले और दूसरे, हर वर्ग के पहले और दूसरे वर्ड होते हैं। तो इसको हम कहेंगे 12 स श और स, मतलब तीनों प्रकार के श आ जाते हैं इसमें और आ जाता है 12 गिनती। तो ये अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष को याद करने का ट्रिक हो गया। दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद अवश्य आया होगा और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है इसको भी याद करिएगा और हमें वीडियो में लिख के कमेंट बताइएगा कि हमारी वीडियो में क्या कमी है। हमें अपनी राय अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।